Hi everyone, welcome back to Ever Study Classes. I hope you all are doing well. So guys, आज के फाइनल रिवीजन सीरीज में जो यूनिट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द रिसर्च एप्टीट्यूड. बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है. क्यों ना इंपॉर्टेंट हो? बिकॉज इसकी रेलेवेंस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही है जो यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और आप कॉमर्स के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी रिसर्च एप्टीट्यूड का यूनिट कहीं ना कहीं आपके पास आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं. सो रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे. सो एंड तक आपने सेशन में बने रहना है, बहुत अच्छे से इस सेशन को कवर अप करना है और शुरू में ही लाइक कर देना और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को. So these are the important topics which we are going to cover in this session. सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च की. रिसर्च होता क्या है और क्या डिफरेंट टाइप्स हैं रिसर्च की, उनको हम कवर अप करने वाले हैं. देन रिसर्च का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर इसमें बात करेंगे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और क्या सोर्सेज रहते हैं इन दोनों के, उनको कवर अप करेंगे. स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, देन हमारे पास होता है इंटरवल स्केल एंड देन रेशियो स्केल. इन चारों स्केल्स को कवर अप करेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग की बात करेंगे, सैम्पलिंग क्या होता है और इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं उनकी बात करेंगे. सैम्पलिंग का प्रोसेस और टेक्निक्स क्या है सैम्पलिंग की, वो कवर अप करेंगे. देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है उनकी बात करेंगे और अगेन इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर बहुत ही मेजर टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट उनको कवर अप करेंगे जिसमें टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर हम कवर अप करने वाले हैं. सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं कि एवर स्टडी क्लासेस आपको मल्टीपल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन एंड इवन पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मल्टीपल कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है. यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए आप यूनिट वाइज सोल्ड पीवाईक्यूज चेकआउट कर सकते हैं. मॉक टेस्ट सीरीज, फास्ट कोर्स और फुल मास्टर कोर्स अवेलेबल है. ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट कोर्सेज जैसे यूपी, आरपीएससी, डिफरेंट स्टेट्स के जैसे एचपीएससी और एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल हैं. सिमिलरली ऐसे पीजीटी कॉमर्स के लिए जो डिफरेंट कोर्सेज हैं जैसे केवीएस, यूपी पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी, इनके कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं जो जो भी रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और साथ ही इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है. तो इन सभी कोर्सेज की डिटेल आप हमारी वेबसाइट www.everstudy.in पर जाकर चेक कर सकते हैं और आप साथ ही हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. So let's start with the concept of research. Research हमें बहुत अच्छे से पता है, it is a combination of two words, re and search. Re means again and again, बार बार, और search का मतलब है to find, searching for something, है ना. तो जब इन दोनों words को combine करते हैं then we'll get the term research. तो इसके अकॉर्डिंग रिसर्च का मतलब क्या निकल के आता है, किसी भी प्रॉब्लम को बार बार डिफरेंट तरीके से स्टडी करना, डिफरेंट डायमेंशन से स्टडी करना और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इज कॉल्ड रिसर्च. वैसे रिसर्च काफी ब्रॉड टर्म है, डिफरेंट ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से रिसर्च को डिफाइन किया है. किसी ने कहा है रिसर्च मींस नए फैक्ट्स इंट्रोड्यूस करना, नया फिनोमिना लेके आना, या फिर एग्जिस्टिंग फिनोमिना पे फैमिलियरिटी गेन करना, न्यू नॉलेज क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यूनेस लेके आना, क्रिएटिविटी लेके आना. ये सब रिसर्च के दायरे में ही कवर अप होते हैं. एंड इवन रिसर्च इज केयरफुल, क्रिटिकल एंड अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. इसके अलावा सिस्टमैटिक इंक्वायरी होती है रिसर्च, यानी कि सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड मोर ओवर जो हमारी रिसर्च होती है इट इज हाईली पर्पसिव, यानी कि आपके पास प्रॉब्लम इन हैंड होती है, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको चाहिए, दैट मीन्स कि वो पर्पस आपके पास होना चाहिए रिसर्च करने का, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होते हैं रिसर्च करने के लिए, राइट. और इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिसर्च टर्म में क्या कवर अप नहीं होता है, तो रिसर्च इज नॉट सिंपल गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना. सिंपल आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसे रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, रीस्टेट कर रहे हैं, तो इसे हम रिसर्च नहीं बोलेंगे. ठीक है, इससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है, बट इट इज नॉट कॉल्ड एज रिसर्च. एंड इवन रिसर्च इज नॉट मेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैक्ट्स, इधर से उधर आपने फैक्ट्स ट्रांसपोर्ट कर दिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ा, पैराफ्रेजिंग कर दी, पैराग्राफ्स ऊपर नीचे कर दिए, या फिर वर्ड्स के साथ खेले आप कि एक्टिव का पैसिव बना दिया, पैसिव का एक्टिव बना दिया. इट इज नॉट रेफर टू एज रिसर्च. रिसर्च इज नॉट अ सेल्स गिमिक. ठीक है, तो ये आपको याद रखने कि रिसर्च के अंदर, रिसर्च टर्म के अंदर क्या क्या कवर अप नहीं होता है. इसके अलावा अगर हम बात करें कि अच्छी रिसर्च करने के लिए एक रिसर्चर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो क्या क्या है. देखिए, रिसर्चर शुड बी क्रिएटिव एंड हैविंग एनालिटिकल माइंड, राइट.
सिंसेरिटी होनी बहुत जरूरी है, एबिलिटी टू स्टे काम, पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्यूरियोसिटी ड्रिवन होना चाहिए, ग्रास्पिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, दोनों तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। और जिस भी सब्जेक्ट एरिया में वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं उस सब्जेक्ट एरिया की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, टेक्निक्स और टूल्स जो उनके रिसर्च में एप्लीकेबल है उनकी नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेंट्स हमारे रिसर्च में कौन होने वाले हैं, रिस्पॉन्डेंट्स कौन है, उनकी नॉलेज होनी जरूरी है, उनसे फैमिलियरिटी होनी जरूरी है, और रिसर्चर को ऑनेस्ट और हार्डवर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च इज अ लेंदी प्रोसेस, बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, तो उसमें हार्डवर्किंग की जो क्वालिटी है वो बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, रिसर्च कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च में, तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो जो भी एरिया ऑफ कंसर्न रिसर्चर के माइंड में चल रहा होता है, जो भी पर्टिनेंट इश्यूज रिसर्चर के माइंड में चल रहे होते हैं, जिस भी क्वेश्चन का वो आंसर करना चाहते हैं, सबसे पहले उसे डिफाइन करना होता है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंडक्ट किया जाता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है जो भी पास्ट स्टडीज कंडक्ट हो चुकी हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड, उनका रिव्यू करना। उसमें देखा जाता है कि क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज की गई थी, सैंपल साइज क्या रह चुका है, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या यूज किए गए हैं, लिमिटेशंस क्या रह चुकी हैं स्टडी की, क्या ऑब्जेक्टिव्स वहां पे डिफाइन किए गए, तो इन सबका रिव्यू किया जाता है, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ द पास्ट स्टडीज इज कॉल्ड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसके अलावा आपको याद रखना है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन द होल प्रोसेस। रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करने से लेकर रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंटेशन तक हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर चलता रहता है। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेसिस पे ही रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई कर लिए और उसी के बेसिस पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, नैरोइंग डाउन द स्टडी। जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसे आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है, उस ब्रॉड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हाइपोथेसिस सेट की जाती है। हाइपोथेसिस यानी कि टेंटेटिव स्टेटमेंट्स, एजम्पशंस, जिसकी टेंटेबिलिटी को अभी टेस्ट करना होता है। अब टेंटेबिलिटी को टेस्ट करना है तो उसके लिए एक रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करना होता है, एक ओवरऑल प्लान तैयार करना होता है। तो रिसर्च डिजाइन को ब्लूप्रिंट बोला जाता है रिसर्च का, जिसमें हम सब कुछ डिफाइन करते हैं कि हमारा सैम्पलिंग मेथड क्या रहने वाला है, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स यूज करने हैं या फिर प्रोबेबिलिटी मेथड्स यूज करना है, वो आप स्कोप ऑफ द स्टडी के बेसिस पे, रिस्पॉन्डेंट्स टारगेट के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। सैंपल साइज हमारा क्या होगा, ठीक है, कैसे हमें टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करने हैं, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करने हैं, वो सब कुछ रिसर्च डिजाइन में प्रिपेयर किया जाता है। और इसके बाद आप एक्चुअल ग्राउंड पे आते हैं, यानी कि आप अपनी डेटा कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्ट जो किया है आपने वो रॉ फॉर्म में है, ठीक है। अब उसमें से एक्चुअल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसे एनालाइज करना होगा। यहाँ पे एनालिसिस के लिए आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंडक्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ही पता चलता है कि जो एजम्पशंस, जो टेंटेटिव स्टेटमेंट्स हमने फॉर्म की थी, वेदर दे विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। और इसके बाद इंटरप्रिटेशन, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप डिसर्टेशन या थीसिस प्रेजेंट करें तो एक रिसर्च रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। रिसर्च रिपोर्ट यानी कि कंडेंस्ड फॉर्म और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च वर्क। जो भी आपका रिसर्च वर्क रहा है, रिसर्च प्रॉब्लम से लेके इंटरप्रिटेशन, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स तक, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तैयार की जाती है जिसे हम नाम देते हैं रिसर्च रिपोर्ट, राइट। चलिए बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च की। वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च, एग्जॉस्टिव लिस्ट है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी के मीनिंग अच्छे से क्लियर होने चाहिए, उनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसर्च बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आप इजिली डीमार्क कर पाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च की। इसे बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च भी बोला जाता है। इस रिसर्च को यूज किया जाता है जब नॉलेज के बेस को बढ़ाना हो, एक्सपैंड करना, उसमें एडवांसमेंट लेके आनी हो। और कैसे बढ़ाया जाता है नॉलेज के बेस को? बाय फॉर्मुलेटिंग न्यू थियरीज, प्रिंसिपल्स, आइडियाज। देखिए फंडामेंटल रिसर्च का मेन फोकस ये रहता है व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग एंड हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। तो ये सब स्टडी करके न्यू थियरीज, प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं। और जो थियरीज, प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च करके ये जो आउटकम्स निकलते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं थियरीज, प्रिंसिपल्स, दे सीक्स जनरलाइजेशन। आप उसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है ना, आप उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी सब जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आउटकम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च सीक्स जनरलाइजेशन। और वैसे भी आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ
थियरीज पढ़ी होंगी, जैसे मोटिवेशन थियरीज है, मार्केटिंग की थियरीज है, सोशियोलॉजी थियरी, साइकोलॉजी से रिलेटेड थियरीज हैं, वो सब फंडामेंटल रिसर्च करके ही बनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो फंडामेंटल रिसर्च होता है और इसके अलावा कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं इसके अलावा कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है फंडामेंटल रिसर्च को। कमर्शियल एप्लीकेशन की बात तो अप्लाइड रिसर्च में की जाती है। अप्लाइड रिसर्च नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो बेसिक रिसर्च में थियरीज प्रिंसिपल्स डेवलप की जाती हैं, उन्हें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब यूज किया जाता है, उन्हें अप्लाई किया जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है अप्लाइड रिसर्च का। तो हम बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल रिसर्च है, दे फॉर्म बेसिस फॉर द मेनी अप्लाइड रिसर्चेस। अप्लाइड रिसर्च को डिसीजनल रिसर्च भी बोला जाता है। बट अप्लाइड रिसर्च के जो आउटकम्स निकल के आते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, जो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, दे डज नॉट सीक्स फॉर जनरलाइजेशन, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, दे आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक एरिया। नाउ नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे मेन कंसर्न होता है जो भी सॉल्यूशंस आप निकाल रहे हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, उसे अपने एक्शंस में फर्दर रिफ्लेक्ट करके प्रेजेंट सिचुएशंस को बेटर बनाएं। राइट, देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस। ट्रांसफॉर्म लेके आना, प्रेजेंट सिचुएशन को बेटर बनाना, उसमें चेंजेस लेके आना, ये मेन कंसर्न रहता है एक्शन रिसर्च का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर मेथड से एलसीएम के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन के लिए आपने एक नया मेथड आइडेंटिफाई किया और उस मेथड से आपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करवाए और वो इजिली सॉल्व कर पा रहे थे न्यू मेथड से। तो ये जो नया मेथड है, ये बिल्कुल सही निकला आपके लिए, ठीक है। ये सॉल्यूशन निकाल लिया आपने। अब आप इस मेथड को फर्दर अपने एक्शंस में लेके आएंगे और यू मेक द सिचुएशन बेटर फॉर द स्टूडेंट्स, राइट। और इसके अलावा जो हमारा अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च होता है, वो किसी भी फील्ड के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, बट एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर डील मेनली विद द एक्शन रिसर्च, राइट। और एक्शन रिसर्च जो टर्म है, इसे कॉइन किया था कर्ट लेविन ने, और इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो एक्शन रिसर्च है, इट इज साइक्लिक इन नेचर। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, दैट इज प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करना, स्टडी करना, जिस पे पहले रिसर्च नहीं की गई है, जिसके बारे में पहले कभी बात नहीं की गई है। तो जब ऐसी न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। ये रिसर्च हमें किसी तरह का कंक्रीट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है, जस्ट एज अ प्रीलिमिनरी रिसर्च टूल का काम करती है। यानी कि इस रिसर्च की हेल्प से न्यू प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसे डेवलप किया जाता है, and further it forms a basis for other conclusive research. Therefore this type of research is also referred to as formulative research studies. और इस तरह की रिसर्च को इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड वे में कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो इसे यूज किया जाता है जो आपकी स्टडी में कंसर्न्ड वेरिएबल्स हैं, पीपल, सिचुएशन या फिर फिनोमिना जो आप कंसीडर कर रहे होते हैं अपनी स्टडी में, उनके करंट स्टेटस को डिफाइन करने के लिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज किया जाता है। सो ये पर्टिकुलर रिसर्च व्हाट क्वेश्चन का आंसर करती है, व्हाई क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं होता है। दिस पर्टिकुलर रिसर्च डज नॉट एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। चीजें जिस तरीके से होती हैं उसे एज इट इज कलेक्ट किया जाता है। रिसर्चर खुद से कुछ नहीं करता, रिसर्चर का किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होता है वेरिएबल्स पे, राइट। और इस रिसर्च को स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी बोला जाता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च वेरियस स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस आर स्टडीड, लाइक एवरेज, फ्रीक्वेंसी, जिसे हमें स्टडी करना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल इन प्रेफरेंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, है ना। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंडर कवर होती है प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसमें आप चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, उनके रीजंस प्रोवाइड करते हैं, कॉजेस बताते हैं दैट व्हाई थिंग्स हैपन, राइट। और इस रिसर्च को कॉजल रिसर्च भी बोला जाता है। कॉजल रिसर्च की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में एक्सपेरिमेंटेशन मेथड इज अ प्राइमरी मेथड। Now coming to the next type of research, that is quantitative research. So quantitative research is all about conducting research which has quantitative importance. यानी कि इस research में data के साथ जो भी dealing होती है वो quantitative terms में होती है. For example, you find out the average number of millennials using online food aggregator app in Chandigarh. So यहाँ पे जो भी data की collection होगी, जो भी results derive किए जाएंगे, that will be in numbers.
तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का मेन फोकस स्टैटिस्टिक्स पे होता है, ठीक है, ऐसे डेटा पे विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, राइट। और डेटा कलेक्शन के लिए यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का यूज किया जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रिसर्च है वो डिडक्टिव इन नेचर होती है, दैट इट स्टार्ट्स विद अ गिवन थियरी एंड एंड्स विद द कंक्लूजन। दैट मीन्स क्वालिटेटिव रिसर्च करके जो थियरीज डेवलप की जाती हैं उन्हीं थियरीज को यूज करके हाइपोथेसिस फ्रेम किए जाते हैं, और देन उन हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है, एंड एट द एंड कंक्लूजन प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंक्लूसिव इन नेचर भी बोला जाता है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिसर्च की फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। सर्वे रिसर्च इसके अंडर कवर होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Now next is opposite of quantitative research, that is qualitative research. Qualitative research is actually a broad field of inquiry जहां पे आप underlying motives, opinions, desires, experiences, motivation इन सब की understanding gain करते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जो भी डेटा गैदर करते हैं, जिस भी प्रॉब्लम पे हम काम करते हैं, वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में करते हैं। अब उनके पीछे के रीजंस जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनके फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, परसेप्शंस, उनके बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्वालिटेटिव रिसर्च का नाम दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है, यू वांट टू स्टडी व्हाई पीपल प्रेफरेंस ऑनलाइन शॉपिंग, तो यहाँ पे आप लोगों के थॉट्स, उनके परसेप्शंस को स्टडी करेंगे, है ना, व्हाई पीपल थिंक सो, तो ये क्या होगा, हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। तो हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च व्हाट क्वेश्चन का आंसर करती है, और क्वालिटेटिव रिसर्च व्हाई क्वेश्चन का आंसर करती है। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज प्राइमरली एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और ये इंडक्टिव इन नेचर होता है। दैट मीन्स इट स्टार्ट्स विद एन ऑब्जर्वेशन एंड एंड्स विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थियरी। और यहाँ पे डेटा गैदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज किया जाता है, और डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, फोकस ग्रुप्स, इन डेप्थ इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। और क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स की बात करें फर्दर, तो हिस्टोरिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, नरेटिव रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, मोटिवेशन रिसर्च, ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च के अंडर ही कवर होते हैं। नेक्स्ट इज कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशन आपको पता है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करना। तो जब वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप का एक्सटेंट पता लगाया जाता है कि हाईली कोरिलेटेड है, मॉडरेटली कोरिलेटेड है, या लो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, तो उसे कोरिलेशनल रिसर्च बोला जाता है। यहाँ पे वेरिएबल्स में किसी तरह की मैनिपुलेशन नहीं होती है बाय द रिसर्चर। रिसर्चर जस्ट आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इन द नेचुरल सेटिंग। सो जस्ट कोरिलेशन के बेसिस पे ट्रेंड्स और पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है। इट डज नॉट एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ नहीं, फिर कहाँ देखा जाता है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो तरह के वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखा जाता है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है स्टडी यहाँ पर किया जाता है, राइट। और डेटा जो गैदरिंग होती है यहाँ पे वो कंट्रोल सर्कमस्टांस में होती है, नॉट इन नेचुरल सेटिंग। कंट्रोल सर्कमस्टांस यानी कि जो रिसर्चर होता है वो अपनी इंटरफेरेंस शो करता है, नेचुरल सेटिंग में वेरिएबल्स को स्टडी नहीं किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस किए जाते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। देन वी हैव क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है, बट यहाँ पे यानी कि क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स में किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होता है बाय द रिसर्चर। रिसर्चर का किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है, सो इट इज नॉट अ ट्रू एक्सपेरिमेंट। मेनली ये कंडक्ट की जाती है जो हैपनिंग, जो अकरेंस हो चुकी होती है, उसके बाद स्टडी किया जाता है कि वेरिएबल्स का क्या इफेक्ट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इसलिए इसे एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड भी बोला जाता है, यानी कि अकरेंस हो गई है, हैपनिंग हो गई है, उसके बाद उसके रीजंस एनालाइज किए जा रहे हैं और इफेक्ट को देखा जाता है, और इसे कॉजल कंपैरेटिव मेथड भी रेफर किया जाता है। Now we have some types of qualitative research. First is historical research. Historical research यानी कि जब past events को study किया जाता है, उन्हें interpret किया जाता है और उसका influence present events पे देखा जाता है। तो यहाँ पे main motive रहता है researcher का ये देखना कि what was the situation, ऐसी क्या situation थी जो present events पे उसका influence आ रहा है, right? Next is ethnographic research. So researcher जब लोगों के culture, custom, traditions को observe करता है in the natural setting, तो उसे ethnographic research बोला जाता है. Then we have narrative research.
नरेशन का मतलब क्या होता है? स्टोरी राइटिंग, है ना। तो नरेटिव रिसर्च का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब रिसर्चर इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करता है, कंसेप्चुलाइज करता है, उनकी स्टोरी से अपनी रिसर्च में डायरेक्शन फाइंड आउट करता है, चीजों को ढूंढता है, तो उसे नरेटिव रिसर्च बोला जाता है। देन वी हैव फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है कि पार्टिसिपेंट का लिविंग एक्सपीरियंस देखा जाता है टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और फिनोमिना। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में या एक पर्टिकुलर फिनोमिना में पार्टिसिपेंट का क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है, उसकी क्या परसेप्शन है, वो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के अंदर होता है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सो डेटा कलेक्शन मींस गैदरिंग ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, और उसी डेटा को जब आप प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं ऑन सम कॉमन ग्राउंड्स, ऑन सम कॉमन फीचर्स, दैट रेफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। राइट, सो डेटा टू कैटेगरीज के अंडर फॉल करता है। वन इज प्राइमरी डेटा एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसे डायरेक्टली मेन सोर्स से कलेक्ट किया जाता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है, इसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बोला जाता है। डिफरेंट सोर्सेज होते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के, जैसे डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, डेल्फी टेक्निक्स, आई विटनेस अकाउंट्स, डायरी एंट्रीज, लेटर्स, ये सब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट वी हैव इज सेकेंडरी डेटा। सो सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है और उसे रेडिली अवेलेबल करा दिया किसी और सोर्स पे। सो हम उस सोर्स को रेफर कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी कलेक्टेड मटेरियल अवेलेबल है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बुलेटिन यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन लेबर ईयर बुक्स यूज कर रहे हैं, इंडियन लेबर जर्नल्स यूज कर रहे हैं, तो ये तो हो गए पब्लिक सोर्सेज। ऐसी अनपब्लिश सोर्सेज भी होते हैं, जैसे प्राइवेट फर्म्स हैं, बिजनेस प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर रेफर कर रहे हैं, स्कॉलर्स रिसर्च वर्क रेफर कर रहे हैं, तो ये होगा अनपब्लिश सेकेंडरी डेटा। राइट, चलिए अब हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि डेटा को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। जोग्राफिकल बेसिस पे, यानी कि स्टेट, रीजन, सिटीज, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल यानी कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, क्वालिटेटिव यानी कि पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई किया जा सकता है, एंड इवन स्पेसिफाइड मेजरमेंट क्वांटिटी के बेसिस पे भी डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। देन वी हैव सम टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती हैं जिसमें सारी ऑब्जर्वेशंस को लिस्ट आउट किया जाता है और सभी ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी वन कंसीडर की जाती है। देन वी हैव डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वो स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है जिसमें अगेन सभी ऑब्जर्वेशंस को लिस्ट आउट किया जाता है, बट अलोंग विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, और यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं ऑब्जर्वेशन की, दे मे नॉट बी द सेम, और इसे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। इसके बाद है हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होती है जब डेटा को रेंज में यानी कि क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ प्रेजेंट किया जाता है, तो उसे कंटिन्यूअस सीरीज बोला जाता है। अब कंटिन्यूअस सीरीज डिफरेंट तरीके से हो सकती है। सबसे पहले है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज वो होती है जिसमें प्रीवियस क्लास की अपर क्लास लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट से सेम होती है, जैसे 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज। तो ये होती है जिसमें प्रीवियस क्लास की अपर क्लास लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट से सेम नहीं होती है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज। जैसे 0 to 10, फिर 11 to 20, 21 to 30, ठीक है। तो अपर लिमिट जो इट इज लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। इसके बाद है हमारे पास मिड वैल्यू सीरीज। तो मिड वैल्यू सीरीज यानी कि जिसमें क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू गिवन होती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। देन वी हैव ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं होती है। जैसे हमारे पास है बिलो 20, फिर उसके बाद 20 to 30, 30 to 40, और बाद में गिवन है 40 एंड अबव, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास की अपर लिमिट हमें नहीं गिवन होती है। जो हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसे हम बोलेंगे क्लोज एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, और ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपको बता दिया है। देन हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल्स की भी होती है सीरीज। देन उसके बाद है हमारे पास लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। लेस देन टाइप में ऐसे गिवन होता है हमारे पास, जैसे लेस देन 100, लेस देन 90, लेस देन 80, लेस देन 70, और मोर देन टाइप में हमारे पास कैसे गिवन होता है, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, ऐसे हमारे पास सीरीज गिवन होती है, तो वो भी कंटिन्यूस सीरीज के टाइप के अंडर कवर होती है। अब आते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पे। सो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट बेसिकली हमें ये बताता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उनको मेजर कैसे करना है।
तो डेटा क्वालिटेटिव नेचर का भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव नेचर का भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव डेटा जिनकी खुद की अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिन्हें नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। क्वालिटेटिव डेटा जैसे सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, ब्यूटी, ये सब क्वालिटेटिव डेटा है, नॉन न्यूमेरिक नेचर के होते हैं। तो अकॉर्डिंगली जिस भी मर्जी नेचर का डेटा है, उनके साथ डील करने के लिए वी हैव 4 स्केल्स: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। इन्हें लेवल्स ऑफ मेजरमेंट भी बोला जाता है। एंड दी स्केल्स आल्सो हेल्प्स इन डिसाइडिंग कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज होने वाला है, वेदर पैरामेट्रिक या फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पहले बात करते हैं नॉमिनल स्केल की। सो नॉमिनल स्केल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये फर्स्ट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं जहां पर वेरिएबल्स के एट्रीब्यूट्स को लेबल असाइन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। जैसे एग्जांपल है कि आपका डेटा कलेक्शन जेंडर से रिलेटेड है, तो ये जेंडर एक वेरिएबल है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं 2, मेल्स एंड फीमेल्स। तो मेल्स और फीमेल्स, इन्हें आप लेबल असाइन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। मेल्स को दे दिया नंबर 1 और फीमेल्स को दे दिया नंबर 2। तो ये सिर्फ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो ये नॉमिनल स्केल कहलाया जाएगा। ऐसी और एग्जांपल है रेस, नेशनैलिटी, आई कलर, तो इनको अगर आप लेबल्स असाइन करते हो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, तो ये नॉमिनल स्केल के अंडर कवर अप होंगे। तो ये जो नंबर्स हैं, ये सिर्फ आइडेंटिफायर्स होते हैं, इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। इसके लिए हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं यूज करते हैं यहाँ पे। द ओनली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विच वी कैन यूज हेयर इज फ्रीक्वेंसी काउंट। तो मोड एज अ सेंट्रल टेंडेंसी सिर्फ यहाँ पे यूज किया जाता है। और नॉमिनल स्केल को कैटेगोरिकल स्केल्स भी बोला जाता है, और ये स्केल जो होते हैं लीस्ट पावरफुल स्केल कंसीडर किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑर्डिनल स्केल। ये स्केल भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये सेकंड लेवल ऑफ मेजरमेंट है। सेकंड क्यों? क्योंकि इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के साथ साथ ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाती है। इसमें वेरिएबल्स को लेबल असाइन करने के साथ साथ वेरिएबल्स को प्रॉपर ऑर्डर में भी लगाया जाता है, उनको प्रॉपर रैंकिंग दी जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि नॉन न्यूमेरिक कंसेप्ट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हैप्पीनेस, ब्यूटी, सेटिस्फेक्शन, डिस्कम्फर्ट। ठीक है, तो इसमें से जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, तो के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद योर जॉब। तो सेटिस्फेक्शन एक वेरिएबल है यहाँ पे, इसके फर्दर एट्रीब्यूट्स बना दिए: वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड एंड वेरी सेटिस्फाइड। और इन्हें लेबल भी असाइन किए, यानी कि इन्हें नंबर्स असाइन कर दिए। वेरी सेटिस्फाइड को 1 दे दिया, सेटिस्फाइड को 2 दे दिया, न्यूट्रल को 3। ठीक है, ऐसे नंबर्स असाइन कर दिए। तो यहाँ पे नंबर्स असाइन करने के साथ साथ इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में भी लगाया हुआ है ना, क्योंकि देखिए वेरी सेटिस्फाइड इज 1 लेवल अप टू द सेटिस्फाइड, ऐसे ही सेटिस्फाइड न्यूट्रल से ज्यादा है। तो यहाँ पे लेबल्स असाइन करने के साथ साथ उन्हें ऑर्डर में भी लगाया गया है, तो ये ऑर्डिनल स्केल कहलाए जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस कितना है वो ये स्केल नहीं बताता, क्योंकि जरूरी नहीं है वेरी सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड में जो डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस डिससेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड में हो। तो ये स्केल सिर्फ ऑर्डर बताता है, कौन किससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो नहीं बताता, उसके लिए वी हैव डिफरेंस स्केल, राइट। और किसी भी तरह की अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होता। अर्थमेटिक ऑपरेशन से मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, उन तरह के उस तरह के तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो मोड और मीडियन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर यूज किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ ऑर्डिनल स्केल, दैट इज इंटरवल स्केल। इस स्केल को क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट है, जहां पे हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं: आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी, ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी, और एक और नई प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है यहाँ पे, इक्वल इंटरवल्स वाली प्रॉपर्टी। इक्वल इंटरवल से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि जो वैल्यूज हैं उनके बीच का डिफरेंस हमें पता होता है। यहाँ पे वैल्यूज के बीच में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, एंड मोस्टली इक्वल डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर स्केल है, बेस्ट एग्जाम्पल इंटरवल स्केल का। इसमें हमारे पास 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे टेम्परेचर है जो प्रॉपर ऑर्डर में होता है ना, क्योंकि 20 डिग्री जो है वो 10 डिग्री से ज्यादा है, ऐसी 30 डिग्री 20 डिग्री से ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर है टेम्परेचर का। इसी के साथ साथ ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज के बीच में जो गैप है वो भी हमें पता है ना, क्योंकि 10 डिग्री 20 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो ये कितना हुआ 10 डिग्री। ऐसे ही 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये कितना हुआ 10 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो गैप है, जो डिफरेंस है वैल्यूज के बीच में, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो डिफरेंस है वो इक्वल है। जितना डिफरेंस 10 और 20 डिग्री के बीच में, उतना ही डिफरेंस 60 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में है।
राइट इसके अलावा इंटरवल स्केल डज नॉट हैव अ ट्रू जीरो, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे -1 डिग्री -2 डिग्री टेम्परेचर है, तो नेगेटिव वैल्यूज भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस में से एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले अर्थमेटिक ऑपरेशन ही परफॉर्म किए जा सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रेशियोज इन सबको परफॉर्म नहीं किया जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो मीन मीडियन मोड तीनों ही यूज किए जाते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज इन सबको यूज किया जा सकता है। नाउ लास्ट इज रेशियो स्केल। ये स्केल भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सो क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर करने के लिए हमारे पास दो स्केल्स हैं, रेशियो स्केल एंड इंटरवल स्केल, और क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करने के लिए हमारे पास नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल है, राइट। रेशियो स्केल फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट है। यहाँ पे इंटरवल स्केल वाली सारी प्रॉपर्टीज है, प्लस एक और एडिशनल प्रॉपर्टी है, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। यही प्रॉपर्टी इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल को एक दूसरे से अलग करती है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। देखिए इंटरवल स्केल में था डू नॉट हैव एब्सोल्यूट जीरो, इट मींस कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बट रेशियो स्केल में नेगेटिव वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जीरो से नीचे वैल्यूज नहीं होती हैं, राइट। और यहाँ पे सभी के सभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, रेशियोज भी कैलकुलेट की जाती हैं। तो देखिए अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं जैसे हाइट ऑफ राम इज ट्वाइस ऑफ श्याम, है ना, तो यहाँ पे ये रेशियो स्केल को रिप्रेजेंट कर रही है, और तो रेशियो क्या होगी यहाँ पे 2:1, ठीक है। तो रेशियोज आप यहाँ पे परफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंटर टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड परफॉर्म किया जा सकता है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो काफी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पर यूज किए जाते हैं। और इसीलिए रेशियो स्केल मोस्ट पावरफुल स्केल ऑफ मेजरमेंट कंसीडर किया जाता है। चलिए अब आते हैं सैम्पलिंग के कंसेप्ट पे। तो सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू पॉपुलेशन में से फ्यू इंडिविजुअल मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। और ये जो इंडिविजुअल मेंबर्स हम सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ द पॉपुलेशन, उसे सैंपल बोला जाता है। तो सैंपल क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन, सब ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन क्या है? वो इंटायर ग्रुप, वो सभी मेंबर्स जिसके बारे में रिसर्चर स्टडी करना चाहता है, जिसके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता है। और देखिए सैंपल हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारी होल पॉपुलेशन को प्रेजेंट करे। इसके अलावा हमारे पास एक मेथड होता है सेंसस मेथड, जिसमें हर एक मेंबर जो है पॉपुलेशन का वो इंक्लूड किया जाता है डेटा कलेक्शन के लिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्रोच ईच एंड एवरी मेंबर, इसीलिए सैम्पलिंग मेथड यूज में आता है। सैम्पलिंग प्रोसेस की बात करें तो ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। सैम्पलिंग प्रोसेस में क्या देखा जाता है कि सैंपल जो है हमने कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, तो उसके स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे हैं। सबसे पहले टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं। टारगेट पॉपुलेशन यानी कि जिस ग्रुप को स्टडी करना चाहता है रिसर्चर। इसके बाद हमें एक्सेसिबल पॉपुलेशन देखनी होती है। एक्सेसिबल पॉपुलेशन हम कैसे देखते हैं? बाय डेवलपिंग सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? लिस्टिंग ऑफ एक्सेसिबल पॉपुलेशन, जिसमें से हम सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज यूज करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेज हम यूज करते हैं इसके लिए, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी यूज कर ली हमने, स्टूडेंट्स का स्कूल रजिस्टर यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम? सिलेक्ट अ सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज करना है या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज करना है। देन वी डिटरमाइन द सैंपल साइज, और उसके बाद हम सैम्पलिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है पॉपुलेशन पैरामीटर्स और सैंपल स्टैटिस्टिक्स। देखिए सैंपल स्टैटिस्टिक क्या होता है? मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल, यानी कि वो सारे फीचर्स, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो सैंपल को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं दैट आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो वो सैंपल प्रोपोर्शन भी हो सकता है, सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल साइज, तो डिफरेंट होते हैं। और ऐसे ही हमारे पास होता है जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, उसे हम बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। ऐसे ही जैसे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन मीन। तो यहाँ पे सबसे जरूरी है कि आपको नोटेशंस याद रखनी है। स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर्स के जो ये एक्सप्रेशंस है आपको उन्हें याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास सैंपल मीन है, म्यू हमारे पास पॉपुलेशन मीन है, तो आपको ये नोटेशंस अच्छे से याद होने चाहिए फॉर्मूलाज के लिए, राइट। Is not correct.
चलिए अब सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करते हैं। इसमें दो कैटेगरीज के अंडर फॉल करते हैं सैम्पलिंग मेथड्स, रेंडम सैम्पलिंग मेथड्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के अंडर। पहले नॉन रेंडम सैम्पलिंग मेथड्स डिस्कस करते हैं। ये सभी नॉन रेंडम सैम्पलिंग मेथड्स हैं, इन्हें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स भी बोला जाता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है जजमेंटल सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर अपनी जजमेंट, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट करता है। देन नेक्स्ट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर वो सैंपल सेलेक्ट करता है जो उसकी कन्वीनियंस में हो, जो उसको इजिली आसपास अवेलेबल हो, उन्हीं को सैंपल बना के वो इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट करता है तो उसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोला जाता है। इसे अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोला जाता है, ग्रैब सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग, तो बहुत सारे नाम है कन्वीनियंस सैम्पलिंग के। देन वी हैव कोटा सैम्पलिंग। सो कोटा सैम्पलिंग जो है ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक वर्जन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड का। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड जो है वो तो हमारा प्रोबेबिलिटी मेथड के अंडर कवर होता है ना, प्रोबेबिलिटी मेथड है वो तो हमारा। तो जो प्रोसीजर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड के लिए यूज किया जाता है वही सेम डिट्टो कोटा सैम्पलिंग के लिए फॉलो किया जाता है। बट कोटा में जो सैंपल सिलेक्ट करने का तरीका होता है वो नॉन रेंडम होता है। देखो दोनों केसेस में पॉपुलेशन को पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। उन ग्रुप्स को हम स्ट्रेटा बोलते हैं और सिंगल ग्रुप को स्ट्रेटम बोला जाता है, ठीक है। और उन स्ट्रेटा में से अगर तो रेंडमली सैंपल सिलेक्ट किया जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। बट अगर उन स्ट्रेटा में से रिसर्चर अपनी जजमेंट या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे कोटा सैम्पलिंग, राइट। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इस मेथड में जो सैंपल होते हैं वो नेटवर्क को यूज करके सिलेक्ट किए जाते हैं। इसमें रिसर्चर पहले अपने नेटवर्क में से 2-3 लोगों को अप्रोच करता है, फिर उनसे उन लोगों के बारे में पूछता है जिनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है अपनी कंसर्न स्टडी को लेके। फिर ऐसे ही जिन रिस्पॉन्डेंट्स को उसने अप्रोच किया होता है वही रिस्पॉन्डेंट्स फर्दर अदर पार्टिसिपेंट्स रेफर करते हैं जिनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो ऐसे करके सैंपल सेलेक्ट होते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। बॉल मूव कर रही है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसे स्नोबॉल सैम्पलिंग बोला जाता है। ये सैम्पलिंग यूज की जाती है व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड ऑन योर ओन। जैसे ड्रग यूजर्स को अप्रोच करना है तो वो डिफिकल्ट है खुद से, इसलिए स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज की जाती है, राइट। देन वी हैव सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। इसमें सैंपल्स सीक्वेंस में सिलेक्ट होते हैं, एक के बाद एक सिलेक्ट होता है, यानी कि पहले रिसर्चर अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग सैंपल सिलेक्ट करता है और तब तक सिलेक्ट करता रहता है जब तक फाइनल कंक्लूजन नहीं मिल जाता उसे अपने पर्टिकुलर कंडीशन के सपोर्ट में, ठीक है। तो पहले सैंपल उसने अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर उसके ऊपर टेस्टिंग करी, अगर कंक्लूजन मिल जाता है तो वो एक्सपेरिमेंट एंड कर देता है। बट अगर कंक्लूजन नहीं मिलता है कंडीशन के सपोर्ट में तो वो दोबारा से सैंपल कलेक्ट करता है और तब तक करता रहता है जब तक फाइनल कंक्लूजन उसको नहीं मिल जाता है। और यहाँ पे सैंपल का जो साइज है वो प्री डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब थे हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग मेथड, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। अब हम आते हैं रेंडम सैम्पलिंग मेथड्स की तरफ। इसमें हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स हैं जिसमें लॉटरी मेथड है जिसे चिट मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को नंबर असाइन कर देते हैं और सेम नंबर चिट पे भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर सैंपल साइज के अकॉर्डिंग रेंडमली चिट पिक करते हैं और हमारा जो सैंपल है वो सेलेक्ट होता है। देन वी हैव पैक ऑफ कार्ड्स मेथड। इसमें यूनिक कार्ड्स यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ चिट्स। और ऐसे ही हमारे पास टेबल ऑफ रेंडम नंबर्स है, इसे हम मैकेनिकल रेंडमाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इसमें सिंपली जैसे टिप्पे टेबल है उसे यूज किया जाता है सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग की। तो इसमें क्या होता है कि होल पॉपुलेशन को हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में होल पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, बट इन क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड होल पॉपुलेशन को हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्लस्टर्स, ठीक है। फिर उन्हीं क्लस्टर्स में से रेंडमली सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उन सैंपल्स की कंप्लीट एनिमरेशन स्टडी की जाती है, उसे हम क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं। और अगर कंप्लीट स्टडी पॉसिबल नहीं है सिलेक्टेड ग्रुप्स की तो उसमें से फर्दर कुछ बेसिस के अकॉर्डिंग सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं फर्दर, ठीक है, स्मॉल सैंपल बनाया जाता है और उसे स्टडी किया जाता है, तो उसे हम नाम दे देते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का। ऐसे ही हमारे पास एक मल्टी फेज सैम्पलिंग भी होती है जिसको बच्चे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। मल्टी फेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो लार्ज सैंपल ऑफ यूनिट से कलेक्ट की जाती है
और जो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो सब सैंपल से कलेक्ट की जाती है, आइदर एट द सेम टाइम और एट लेटर स्टेज। इसके बाद है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड, जिसमें सैंपल सबसे पहले रेंडमली सेलेक्ट किया जाता है इंटरवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले सबसे पहले यहाँ पे इंटरवल डिटरमाइन किया जाता है एडवांस में। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। कैपिटल एन इज टोटल पॉपुलेशन, टोटल साइज ऑफ द पॉपुलेशन, एंड एन इज द सैंपल साइज। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इंटरवल अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो हमारा इंटरवल होता है उसमें सबसे पहले हम रेंडमली सैंपल सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिक्स इंटरवल के बेसिस पे यानी कि प्री डिटरमाइंड पैटर्न के अकॉर्डिंग फर्दर सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बट ये याद रखना है कि पॉपुलेशन को पहले सबसे पहले ऑर्डर में लगाया जाता है, चाहे न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली या फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाया जाता है, और उसके बाद इंटरवल के बेसिस पे सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, मल्टी स्टेज, मल्टी फेज एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। मल्टी फेज जो है वो एक सिंपली रिसर्च डिजाइन है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए सैम्पलिंग करते टाइम रिसर्चर दो तरह के एरर्स फेस करता है, सैम्पलिंग एरर्स और इट कैन बी नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं जिसमें सैंपल स्टैटिस्टिक वैल्यू और पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। अगर सैंपल स्टैटिस्टिक वैल्यू और पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू में डिफरेंस देखने को मिलता है, दैट रिप्रेजेंट सैम्पलिंग एरर। अब इसके अकर होने के क्या रीजंस हैं कि आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज कर लिए इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। प्रॉपरली आपने डिफाइन नहीं किया पॉपुलेशन को, सैम्पलिंग यूनिट्स को आपने रॉन्गली डिफाइन कर दिया, इनएडिक्वेट सैम्पलिंग फ्रेम है आपका, तो ये सब बायस सैम्पलिंग एरर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही अनबायस सैम्पलिंग एरर्स होते हैं विच आर ड्यू टू चांस। ठीक है, ये अनअवॉइडेबल एरर्स होते हैं, कॉम्पनसेटिंग एरर्स और नॉन क्यूमुलेटिव एरर्स भी बोला जाता है। और क्या मेथड्स हैं सैम्पलिंग एरर्स को कंट्रोल करने के, कि आप सैंपल साइज अपना बढ़ा दो, लार्जर द सैंपल साइज लेस द सैम्पलिंग एरर, प्रॉपर स्ट्रैटिफिकेशन करो, सैंपल डिजाइन अच्छा होना चाहिए, इंटेंसिव स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निक्स आपको यहाँ पर यूज करने हैं अपनी कंसर्न स्टडी के लिए। देन वी हैव नॉन सैम्पलिंग एरर्स विच अकर्स ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन सैम्पलिंग। नॉन सैम्पलिंग एरर्स प्लानिंग स्टेज पे, फील्ड वर्क स्टेज पे देखने को मिलते हैं, जैसे स्केल में एरर है आपके, सिलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एरर है आपके, डेटा कलेक्शन के टाइम पे, एडिटिंग, कोडिंग, टेबुलेटिंग के टाइम पे। ठीक है, वहां पर हमें नॉन सैम्पलिंग एरर्स देखने को मिलते हैं, तो आपने याद रखना है प्लानिंग स्टेज, फील्ड वर्क स्टेज पे नॉन सैम्पलिंग एरर्स अक्कर होते हैं। ठीक है, और नॉन सैम्पलिंग एरर्स सैम्पलिंग एज वेल एज सेंसस मेथड दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारा सैम्पलिंग एरर होता है इट इज ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द सैंपल। ठीक है, अब नॉन सैम्पलिंग एरर के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे रिस्पॉन्स एरर, इसमें रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर हो सकता है कि उसने रिस्पोंडेंट की सिलेक्शन ठीक नहीं की है, क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका गलत रहा है, इंफॉर्मेशन उसने प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं की है। ठीक है, ऐसे ही रिस्पोंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एरर हो सकता है कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, या ज्यादा पर्सनल हो गया है, तो वो रिस्पोंडेंट एरर हो जाता है। और ऐसे ही हमारे पास नॉन रिस्पॉन्स एरर आते हैं कि कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाए रिस्पोंडेंट से, या उसने मना कर दिया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से, तो ये नॉन रिस्पॉन्स एरर है जो हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर के अंडर कवर होता है। अब नॉन सैम्पलिंग एरर्स को कंट्रोल करने के क्या मेथड्स हैं, एक तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए टेक्निक्स को लेके। ठीक है, पायलट सर्वे आप कंडक्ट करिए, फीडबैक रिपोर्ट्स लीजिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, रिकॉर्ड चेक करने एक्सटर्नल, कंसिस्टेंसी चेक होनी चाहिए। ठीक है, वर्डिंग्स वगैरह, रेंडमाइजेशन, क्वेश्चन ऑर्डर आपका प्रॉपर ठीक होना चाहिए, फैक्ट्स के साथ आप बिल्कुल स्टिक रहिए। तो ये मेथड्स हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स को कंट्रोल करने के। नाउ मूविंग फर्दर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं। सो हाइपोथेसिस आर द गेसेस अबाउट कंसर्न वेरिएबल्स इन द स्टडी, और यू कैन से टेंटेटिव स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनकी टेंटेबिलिटी को अभी टेस्ट करना बाकी होता है। सो इन स्टेटमेंट्स की टेंटेबिलिटी को जब हम टेस्ट करते हैं एक फॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई करके, उसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोला जाता है। और यही हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें पॉपुलेशन पैरामीटर से रिलेटेड कंक्लूजन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। सो दो तरह के हाइपोथेसिस सेट किए जाते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 या फिर H नोट से डिनोट किया जाता है। नल हाइपोथेसिस कहता है कि जो वेरिएबल्स कंसीडर किए गए हैं आपकी स्टडी में, उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, उनके बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए इसको इक्वल टू साइन से फॉलो किया जाता है। और अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस आया भी है तो वो बाय चांस है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से है। Then we have opposite of null hypothesis, that is alternate
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 या फिर HA से डिनोट किया जाता है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है कि वेरिएबल्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप यहाँ पे होल्ड करता है, इसलिए इसे लेस देन और ग्रेटर देन साइन से फॉलो किया जाता है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि डिफरेंस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज ड्यू टू सम रियल कॉजेस। आगे हमारे पास है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। सो ये दो तरह के एरर्स हैं जिन्हें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम पे फेस किया जाता है। सो टाइप 1 एरर बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बावजूद रिजेक्ट हो जाए, और टाइप 2 एरर हमें बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स होने के बावजूद एक्सेप्ट हो जाए। इसे ऐसे समझते हैं, लेट्स से नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बट हम ये कंक्लूड कर दें कि डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, जबकि एक्चुअली में डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। नल हाइपोथेसिस तो कह रहा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और हम ये कह रहे हैं, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, मतलब कि नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टाइप 1 एरर। और अगर हम ये कंक्लूड करें कि डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि एक्चुअली में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, यानी कि नल हाइपोथेसिस जो कह रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ना, वो फॉल्स अ नल हाइपोथेसिस, तो यहाँ पे जो हमारा एरर होगा वो कौन सा होगा, टाइप 2 एरर। और हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं क्योंकि नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाता है, उसी की वेरिफिकेशन की जाती है। ठीक है, सो टाइप 1 एरर को अल्फा से डिनोट किया जाता है, इसे सिग्निफिकेंस लेवल भी बोला जाता है, फॉल्स पॉजिटिव, एरर ऑफ फर्स्ट काइंड, एरर ऑफ कमीशन, अल्फा एरर, ये सभी टाइप 1 एरर के नेम्स हैं। और टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट किया जाता है, इसे फॉल्स नेगेटिव, एरर ऑफ सेकंड काइंड, एरर ऑफ ओमिशन, बीटा एरर, और इसे पावर ऑफ बीटा से रिलेट किया जाता है। और टाइप 1 एरर को कंट्रोल किया जा सकता है बाय फिक्सिंग इट एट लोअर लेवल, बट दोनों एरर्स को साइमल्टेनियसली रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। चलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रोसीजर की बात करें तो दीज आर द स्टेप्स व्हिच नीड टू बी फॉलोड। सबसे पहले नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट किया जाता है, उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल का क्राइटेरिया सेट किया जाता है, देन वी मूव टू द कलेक्शन ऑफ द डेटा, और जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म होगा। जो हमारा डेटा है वो कौन से पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टेस्ट की कंडीशंस उसके assumptions को फुलफिल कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूलाज हम टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू, दोनों को कंपेयर किया जाता है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन डिसीजन लिया जाता है आइदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और नॉट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, राइट। इसके बाद वी हैव फ्यू टर्म्स जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल की। सो ये लेवल एडवांस में ही डिटरमाइन किया जाता है, ये लेवल इंडिकेट करता है कितने चांसेस हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है व्हेन इट इज ट्रू। सो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स टाइप 1 एरर और इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। और सिग्निफिकेंस लेवल का ही ऑपोजिट है कॉन्फिडेंस लेवल, ये इंडिकेट करता है कि इतने चांसेस हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा व्हेन इट इज ट्रू। इट इज कैलकुलेटेड बाय 1 माइनस अल्फा। सो अगर सिग्निफिकेंस लेवल 5% है तो कॉन्फिडेंस लेवल 95% होगा, अगर सिग्निफिकेंस लेवल 1% है तो कॉन्फिडेंस लेवल 99% होगा। और मेनली सोशल साइंसेज में 5% यूज किया जाता है, तो 5% और वैसे 1% भी एक्सेप्टेबल होता है। देन वी हैव द टर्म क्रिटिकल वैल्यू। सो सिग्निफिकेंस लेवल की टेबल वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू बोला जाता है। इस टेबल में देखिए यहाँ पे हमें डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है। सो डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट की कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यूज यहाँ पे मेंशन की है, दीज आर क्रिटिकल वैल्यूज। और यही क्रिटिकल वैल्यू ग्राफ को दो सेक्शंस में कट ऑफ करती है, वन इज एक्सेप्टेंस रीजन एंड द सेकेंड वन इज रिजेक्शन रीजन। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए टू टेल टेस्ट का केस लिया है। ठीक है, टू टेल टेस्ट में हमारे पास दोनों तरफ क्रिटिकल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे ये क्रिटिकल वैल्यू होती है। ठीक है, और इसके बाद जो दो सेक्शंस मैंने आपको बताया कि एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन, तो जो हमारा रिजेक्शन रीजन है उसे क्रिटिकल रीजन भी बोला जाता है। रिजेक्शन रीजन हमें शो करता है कि यहाँ पे वो सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी जहां पे हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और एक्सेप्टेंस रीजन वो रीजन रिप्रेजेंट करता है जहां पे हमारी वो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो हमारे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देती है, राइट।
नाउ मूविंग फर्दर, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट की बात करें तो वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डिसाइड करता है कि वन टेल टेस्ट यूज होगा या फिर टू टेल टेस्ट अप्लाई होगा। वन टेल टेस्ट का मतलब है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हैज ओनली वन नेट, सिंगल डायरेक्शन रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल्स के बीच में, या तो लेफ्ट साइड लाई करेगा या फिर राइट साइड लाई करेगा, हेंस फॉलोड बाय लेस देन और ग्रेटर देन। लेफ्ट टेल टेस्ट हमारा लेस देन साइन से डिनोट किया जाता है और राइट टेल टेस्ट हमारा ग्रेटर देन साइन से डिनोट किया जाता है। Then we have two-tailed test. So two-tailed test means कि alternate hypothesis has two ends. Non-directional होता है, जो हमारा relationship है variables के बीच में can exist on both the sides, hence followed by not equal to sign. इसके बाद है पावर ऑफ टेस्ट। सो ये बताती है कि टेस्ट में कितनी पावर है कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे व्हेन इट इज फॉल्स। तो एक्चुअली ये इंडिकेट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग टाइप 2 एरर, क्योंकि टाइप 2 एरर तो वो एरर है ना जिसमें हम ये देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है व्हेन इट इज फॉल्स, है ना, तो फॉल्स होने के बावजूद एक्सेप्ट हो रहा है, तो उसी की अवॉइडेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट एंड इट इज अफेक्टेड बाय अल्फा। अल्फा यानी कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल, सो लोअर द सिग्निफिकेंस लेवल लोअर द पावर ऑफ टेस्ट। टाइप 2 एरर से भी अफेक्ट होती है। इसके बाद इफेक्ट साइज यानी कि वेरिएंस, तो स्मॉलर द वेरिएंस यील्ड्स हाई पावर, और सैंपल साइज से भी अफेक्ट होती है, तो जितना ज्यादा सैंपल साइज होता है उतना ज्यादा अच्छी पावर होती है टेस्ट की, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द पावर ऑफ अ टेस्ट। देन वी हैव देन वी हैव पी वैल्यू। सो पी वैल्यू हमें प्रोबेबिलिटी बताती है हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू की जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस ट्रू होने पर टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो इंडिकेट करती है पी वैल्यू। इसके बाद डिसीजन क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है क्रिटिकल वैल्यू, then the decision will be do not reject the null hypothesis, and if test statistic value is greater than critical value then we reject the null hypothesis। इसके अलावा p वैल्यू को सिग्निफिकेंस लेवल के साथ कंपेयर करके भी डिसीजन लिया जा सकता है। सो p वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और अगर p वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा है देन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट की बात करते हैं। तो जो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंडर फॉल करते हैं। कुछ पैरामीट्रिक टेस्ट होंगे और कुछ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होंगे। सो पैरामीट्रिक टेस्ट हमारे वो टेस्ट होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं जो पॉपुलेशन पैरामीटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और हम assumptions इजीली बना पाते हैं, और पॉपुलेशन जो होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट assumption हमारी यही है कि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, राइट। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमारे अप्लाई होते हैं जब पैरामीट्रिक टेस्ट की assumptions फुलफिल नहीं होती है, हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है एंड जो हमारा पॉपुलेशन होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, राइट। इसके अलावा पैरामीट्रिक टेस्ट हमारा क्वांटिटेटिव डेटा के केसेस में अप्लाई होता है। सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे मीन यूज की जाती है। स्केल ऑफ मेजरमेंट या तो इंटरवल होता है या फिर रेशो होता है। पैरामीट्रिक टेस्ट ज्यादा पावरफुल कंसीडर किए जाते हैं और लेस रॉबस्ट कंसीडर किए जाते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्वालिटेटिव डेटा के केसेस में अप्लाई होते हैं। यहाँ पे सेंटर टेंडेंसी वैल्यू जो होती है वो मीडियन यूज की जाती है। स्केल ऑफ मेजरमेंट आइदर ऑर्डिनल होता है या फिर नॉमिनल होता है, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लेस पावरफुल बट मोर रॉबस्ट कंसीडर किए जाते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हमारे पास जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा कवर अप होते हैं, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट, मान विटने यू टेस्ट, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट, ये सब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। नाउ वन बाय वन सभी स्टैटिस्टिकल टेस्ट को कवर अप करते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव इज जेड टेस्ट। जेड टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था फिशर ने। जेड टेस्ट यूज किया जाता है जब दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करना हो, बट ऑन द कंडीशन कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो और सैंपल साइज लार्ज हो। लार्ज मीन्स कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो जेड टेस्ट अप्लाई होगा। अब एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि दो ग्रुप्स को कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन किसी भी तरीके का हो सकता है। सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करना हो तो उसके लिए वन सैंपल जेड टेस्ट अप्लाई होता है, और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन
डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। और अगर दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के मीन्स में कंपैरिजन करना है तो टू सैंपल जेड टेस्ट अप्लाई होता है। उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये लगता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो x1 है, ठीक है, ये हमारा है सैंपल मीन और ये जो म्यू है ये पॉपुलेशन मीन। इसके अलावा सैंपल प्रोपोर्शन को पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से कंपेयर करना हो तो वन सैंपल जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। यहाँ पे जो स्मॉल p है इट रेफर्स टू सैंपल प्रोपोर्शन और पाई जो है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है और n रेफर्स टू सैंपल साइज, राइट। और इसके अलावा अगर हमें दो ग्रुप्स के प्रोपोर्शन को कंपेयर करना हो तो टू सैंपल जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन लगता है और उसके लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे p हैट रेफर्स टू सैंपल प्रोपोर्शन। वैसे भी मैंने आपको बताए हुए हैं सारी नोटेशंस, तो आपको वो सारी नोटेशंस याद रखनी है। p हैट सैंपल प्रोपोर्शन होगा, स्मॉल p यूज किया जा रहा है तो वो भी हमारा सैंपल प्रोपोर्शन होगा, पाई यूज हो रहा है, कैपिटल P यूज हो रहा है तो वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है, राइट। और इसके अलावा जेड टेस्ट जो होता है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होता है जिसकी रेंज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी वेरी करती है। इस टेस्ट के एजम्पशन की बात करें तो हमारे पास इस टेस्ट के assumptions की बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होना चाहिए, रैंडम सैंपल्स सेलेक्ट होने चाहिए और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस हमारी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली जो हमारी assumptions हैं वो सभी पैरामेट्रिक टेस्ट पे अप्लाई होती हैं, तो वो आपको याद रखनी है सभी पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग टू टी टेस्ट, इसे इंट्रोड्यूस किया था WS गॉसेट ने। टी टेस्ट को यूज किया जाता है वही अगर हमें दो ग्रुप्स में कंपैरिजन करना हो, बट ऑन द कंडीशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो और सैंपल साइज हमारा लेस देन 30 हो। तो सैंपल साइज अगर लेस देन 30 है तो उसके लिए टी टेस्ट यूज किया जाता है। इट मीन्स कि टी टेस्ट स्मॉल सैंपल टेस्ट है और जेड टेस्ट हमारा लार्ज सैंपल टेस्ट है। टी टेस्ट की एप्लीकेशन की बात करें तो तीन तरीके से देखी जाती है। अगर हमें सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करना है तो वन सैंपल टी टेस्ट यूज किया जाता है और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी होती है, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू देखने के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे यूज होती है n-1। इसके बाद है हमारे पास टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स में कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगता है। यहाँ पे हम दो अनरिलेटेड ग्रुप्स में कंपैरिजन करते हैं, जैसे मेल्स और फीमेल्स के मीन मार्क्स को कंपेयर करना है, ठीक है, अनरिलेटेड ग्रुप्स को कंपेयर करना है तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज किया जाता है और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी होती है n1 + n2 - 2। दो ग्रुप्स है ना, इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। और इसके बाद है हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हमें कहता है कि अगर हमें दो रिलेटेड ग्रुप्स में कंपैरिजन करना है, जैसे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट हमें देखना है किसी सब्जेक्ट मैटर का, दो डिफरेंट कंडीशंस में हमें टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई होता है। इसे रिलेटेड टी टेस्ट भी बोला जाता है, पेयर टी टेस्ट भी बोला जाता है और रिपीटेड मेजर टी टेस्ट भी बोला जाता है। और क्रिटिकल वैल्यू देखने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा यूज होता है n-1 यहाँ पे। और टी टेस्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और जिसकी रेंज होती है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। टी डिस्ट्रीब्यूशन लेस पीक्ड होता है देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे मीन मीडियन मोड जो है वो इक्वल टू 0 होते हैं फॉर v इज इक्वल टू 1। वेरिएंस यहाँ पे होता है v डिवाइडेड बाय v-2। v यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद रखना है आपको, ठीक है। और स्क्यूनेस हमारा 0 के इक्वल होता है। और कंक्लूजन में यहाँ पे ये रहता है कि लार्जर द टी स्कोर स्टेट दैट कि ग्रुप्स जो है हमारे वो डिफरेंट है और स्मॉलर टी स्कोर आ रहा है हमारे पास वो स्टेट करता है कि ग्रुप्स आर सिमिलर, राइट। कमिंग टू एफ टेस्ट नाउ। सो जब ये देखना हो कि दो सैंपल ग्रुप्स जो ड्रॉ किए गए हैं दो डिफरेंट पॉपुलेशन से, वेदर दे हैव सेम वेरिएंस और नॉट, उसके लिए एफ टेस्ट यूज किया जाता है। सो इट इज सिंपली अ रेशियो ऑफ टू वेरिएंस, इसलिए इसे वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोला जाता है। इसे इंट्रोड्यूस किया था आर ए फिशर ने। एफ टेस्ट इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ आर ए फिशर, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास लार्जर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। एफ टेस्ट हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अगर सैंपल के बेसिस पे गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, अगर पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हमें इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, समेशन ऑफ जो हमारा फॉर्मूला होता है x - x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। और अगर पॉपुलेशन के बेसिस है तो सिर्फ n यूज किया जाता है हमारा, ठीक है। और जिस ग्रुप का वेरिएंस ज्यादा होता है दैट विल बी प्लेस्ड इन द न्यूमरेटर और अकॉर्डिंगली
अकॉर्डिंगली डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा यहाँ पे होता है V1 न्यूमिनेटर के लिए है N1 - 1 और V2 डिनोमिनेटर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज N2 - 1। F डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फॉलो होती है जो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, जिसकी रेंज होती है हमारी 0 to इंफिनिटी तक। मीन यहाँ पे होता है V2 डिवाइडेड बाई V2 - 2 फॉर V2 इज ग्रेटर देन 2 और वेरियंस के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है फॉर V2 ग्रेटर देन 4। चलिए, तो सभी पैरामेट्रिक टेस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब काई स्क्वायर टेस्ट पे आते हैं, विच इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसे इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन ने और काई स्क्वायर टेस्ट को डिनोट किया जाता है इस पर्टिकुलर नोटेशन से। सो काई स्क्वायर टेस्ट यूज किया जाता है जब हमें डिस्क्रिपेंसी मेजर करनी होती है बिटवीन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। और काई डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फॉलो होता है। काई डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी रेंज 0 to इंफिनिटी के बीच में है। मीन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द ओनली पैरामीटर इन काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो मीन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम और वेरिएंस जो होता है इट इज अ ट्वाइस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप डिपेंड करती है। तो यहाँ पे भी हमारे जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है इट डिपेंड्स ऑन द वी। टोटल एरिया जो अंडर द कर्व होता है वो 1 होता है और यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी हमारी लगती है। कंडीशंस होती है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, क्या क्या है? ओवरऑल नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि जो टोटल सैंपल साइज है इट मस्ट बी रीजनेबली लार्ज होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 50 होना चाहिए। और जो हमारी इंडिविजुअल टोटल ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है शुड बी इक्वल। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी आइटम की, किसी भी सेल की, वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 5 से कम है तो पूलिंग की जाती है। और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सभी के लिए हमने निकालनी है, सभी ऑब्जर्वेशंस के लिए, और उसका समेशन कर देना है। अब काई स्क्वायर टेस्ट की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी और टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट तो हमारे एज अ नॉन पैरामेट्रिक यूज किए जाते हैं। और जो काई स्क्वायर टेस्ट एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज किया जाता है अगर हमें जज करना हो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वेरिएंस, और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारा कब अप्लाई होता है? जब हमें कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन चेक करना हो कि वेदर दीज कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एसोसिएटेड और नॉट, रिलेटेड और नॉट। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी चेक किया जाता है जब दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, ये अगर हमें देखना हो। दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है R-1 मल्टीप्लाई बाय C-1 दोनों के लिए, यानी कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी के लिए। फॉर्मूला हमारा ये यूज होता है। दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ये यूज होती है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल ऑफ सेल्स। और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज तो हमारे पास गिवन होती है, ठीक है, वो हमारी डेटा के अकॉर्डिंग आ जाती है। देन वी हैव टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट कर रही है, उसके लिए टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट चेक किया जाता है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो डिपेंड करती है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। यूनिफॉर्म है अगर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन तो N-1 होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, बाइनोमियल है तो N-1, पोजॉन है तो N-2 और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो N-3। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, एक ना एक क्वेश्चन आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड मिल जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करने की। सो नाउ इट्स अ क्विज टाइम। सो केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है और ट्राई करना है पहले ही आंसर देने का स्क्रीन पे, उसका आंसर आने से पहले। चलिए जी, तो रिसर्च प्रोसेस से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। रिसर्च के प्रोसेस से रिलेटेड काफी फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो रिसर्च के जो स्टेप्स है वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। सो यहाँ पर आपको 5 स्टेप्स गिवन है। अभी हमने डिस्कशन में 10 स्टेप्स को डिस्कस किया। अभी हमने 10 स्टेप्स डिस्कस किए। उन 10 स्टेप्स में से आपको 5 स्टेप्स गिवन है और इन्हीं 5 स्टेप्स को आपको रीअरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। जल्दी से बताइए क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है। अभी हमने बहुत अच्छे से रिसर्च का प्रोसेस देखे, उसी के बेसिस पे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। इन स्टेप्स को आपको रीअरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। हरी अप गाइस, जल्दी बताइए क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है। बिल्कुल जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2।
सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, जिस स्टेप की यहाँ पर बात नहीं की गई है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेसिस पे हम रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी भी बात यहाँ पर नहीं की गई है। रिसर्च गैप्स के बाद हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, उसकी बात भी यहाँ पर नहीं की गई है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, जिस स्टेप के बारे में यहाँ पर बात की गई है ए में। ठीक है, तो डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बनेगा फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। देन उसके बाद हम रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करते हैं। रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसकी एनालिसिस करते हैं, तो दो स्टेप्स को यहाँ पर क्लब कर दिया है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा काम होता है इंटरप्रिटेशन का, और लास्ट स्टेप हमारा होता है रिपोर्ट राइटिंग का। तो इन दो स्टेप्स को भी यहाँ पर क्लब कर दिया है। ठीक है जी, सो करेक्ट ऑर्डर जो है हमें ऑप्शन 2 प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, CADB एंड E। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने डिस्कस की, काफी एग्जॉस्टिव लिस्ट है टाइप्स ऑफ रिसर्च की। अब उसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं आपके साथ। सो क्वेश्चन इज, द रिसर्च कैरिड आउट टू एक्सपैंड द नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज। ऑप्शन ए अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन बी क्वालिटेटिव रिसर्च, ऑप्शन सी क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड ऑप्शन डी इज बेसिक रिसर्च। सबसे पहली टाइप जो रिसर्च की हमने डिस्कस की थी, वही इसका आंसर होने वाला है। बिल्कुल जी, ऑप्शन डी बेसिक रिसर्च, जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, इस रिसर्च में हमारा मेन फोकस होता है नॉलेज बेस को एडवांस करना, एक्सपैंड करना, न्यू थियोरीज फॉर्मुलेट करनी है, प्रिंसिपल्स हमें फॉर्मुलेट करने हैं, आइडियाज बनाने हैं, या कुछ एग्जिस्टिंग थियोरीज है उन्हें मॉडिफाई करने का काम जो है वो इसी रिसर्च में किया जाता है, बेसिक रिसर्च में किया जाता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारा ऑप्शन डी। Next question, the study of why does stressful living result in a heart attack can be classified as। So ये रिसर्च प्रॉब्लम आपको दी गई है, इस रिसर्च प्रॉब्लम को आप कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च में क्लासिफाई करेंगे कि जो स्ट्रेसफुल लिविंग है, व्हाई डज इट रिजल्ट इन हार्ट अटैक, ऐसी स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो कौन सी रिसर्च में उसे क्लासिफाई किया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में, कोरिलेशनल रिसर्च में, या फिर फिजिबिलिटी रिसर्च में। जल्दी बताइए क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है, कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च में आप इस रिसर्च प्रॉब्लम को क्लासिफाई करेंगे। एक रिसर्चर जो है वो ये जानना चाहता है कि स्ट्रेसफुल लिविंग जो है व्हाई इट लीड्स टू हार्ट अटैक। ठीक है, और साथ ही वो देखेगा कि क्या फैक्टर्स हैं जो मीडिएट कर रहे हैं या मॉडरेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में तो आप डिस्क्राइब करते हैं किसी भी इंसिडेंट्स को, कोई भी फिनोमिना है, किसी वेरिएबल को आपने डिस्क्राइब करना है, उसके करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करना है, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किया जाता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आप एक्सप्लेन करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दो दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में। कोरिलेशन रिसर्च में भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जब आप रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो कोरिलेशन रिसर्च में किया जाता है, बट यहाँ पर आप मैनिपुलेट या कंट्रोल नहीं करते हैं वेरिएबल्स को। और फिजिबिलिटी रिसर्च में तो सिंपली आप फिजिबिलिटी देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की कि उसे कंडक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पर रिसर्चर जानना चाहता है कि स्ट्रेसफुल लिविंग वाइट लीड्स टू द हार्ट अटैक, तो उसे जब एक्सप्लेन कर रहा है, उसके फैक्टर्स को जब एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंडर क्लासिफाई किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी, अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। दो लिस्ट आपको गिवन है, लिस्ट 1 में आपको, लिस्ट 2 में जो टर्म्स गिवन है उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर एंड पावर ऑफ टेस्ट की बात की गई है। सो जल्दी से बताइए क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है, करेक्ट मैचिंग बताइए क्या होगी यहाँ पर। सो गिवन है द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, तो बिल्कुल ये पावर ऑफ टेस्ट बताता है। पावर ऑफ टेस्ट ही हमें बताता है ना कि कितनी एबिलिटी है उस टेस्ट में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की जब वो फॉल्स है। ठीक है जी, सो ए मैच होगा हमारा 4 के साथ। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, सो ये हमारा मैच होगा टाइप 2 एरर के साथ। ठीक है, एक्सेप्ट करना फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, सो बी हमारा मैच होगा 3 के साथ। और टाइप 1 एरर हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, सो डी मैच होगा हमारा 2 के साथ। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 हमारा मैच होगा सी के साथ। यहाँ पे गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर की बात की है ना यहाँ पे। ठीक है ना, अल्फा से डिनोट करते हैं हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। सो सी हमारा मैच होगा 1 के साथ। सो देखिए यहाँ पे करेक्ट मैचिंग आपको कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, ऑप्शन बी। ए हमारा मैच होगा 4 के साथ, बी हमारा मैच करेगा 3 के साथ, सी हमारा मैच करेगा 1 के साथ और डी हमारा मैच होगा 2 के साथ। ठीक है जी,
चलिए जी, अब डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इन दोनों टॉपिक्स के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा के इनमें से कौन से सोर्सेज नहीं है. आपको गिवन है इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, अनपब्लिश थीसिस और एनुअल रिपोर्ट. सो अभी हमने बात करी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज के. सो इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, ये तीनों जो है प्राइमरी डेटा के सोर्सेज है. अनपब्लिश थीसिस और एनुअल रिपोर्ट ये सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज है. सो आपको बताना है नॉट द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन 4, दैट इज ए, बी एंड सी आर नॉट द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. इन फैक्ट दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा. आई होप सभी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है. अब उसी के बेसिस पे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है. द स्केल ऑफ मेजरमेंट विच हैज नो ऑर्डर, डिस्टेंस एंड यूनिक ओरिजिन इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन ए नॉमिनल स्केल, ऑप्शन बी ऑर्डिनल स्केल, ऑप्शन सी इंटरवल स्केल, ऑप्शन डी रेशियो स्केल. अब तो बहुत ईजी है आपके लिए बताना आंसर. यहाँ पर सभी स्केल्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं अभी. बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल में सिर्फ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ना ही ऑर्डर वाली, ना डिस्टेंस वाली, यूनिक ओरिजिन वाली. और अगर क्वेश्चन ये होता है द स्केल ऑफ मेजरमेंट विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, डिस्टेंस एंड यूनिक ओरिजिन, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज कौन से स्केल में अवेलेबल है, तो वो आंसर होता हमारे पास रेशियो स्केल. ठीक है ना. अगर यहाँ पे नो ना लिखा होता, अब यहाँ पे नो लिखा है, नो ऑर्डर, नो डिस्टेंस, नो यूनिक ओरिजिन, तो आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा नॉमिनल स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है. दो लिस्ट आपको गिवन है. लिस्ट वन में आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स गिवन है और लिस्ट टू में उन टेक्निक्स के डिस्क्रिप्शन गिवन है या कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है. अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है. सो पर्पसिव सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये चार सैम्पलिंग टेक्निक्स आपको गिवन है और कॉरेस्पॉन्डेंस आपको उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है. करेक्ट मैचिंग आप बताइए क्या आप यहाँ पर होने वाली है. सभी टेक्निक्स हमने डिस्कस किए हैं अभी, बताइए. सो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड टेकिंग वन और मोर ग्रुप्स एट रैंडम. तो ऐसा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में किया जाता है. नेक्स्ट, रिसर्चर रिलाइज ऑन हिज और हर ओन जजमेंट व्हेन चूजिंग अ मेंबर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन. पर्पसिव सैम्पलिंग हो गया, अपने जजमेंट के बेसिस पे आप देख रहे हैं कि आपको कौन से मेंबर्स को सिलेक्ट करना है. उसके बाद ऑब्टेनिंग के इंटरवल थ्रू n capital N divided by small n and using it for consulting constituting the sample. बिल्कुल जी, जब आप इंटरवल के बेसिस पे सिस्टमैटिकली अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गया. सो सी मैच करेगा हमारा 3 के साथ. और लास्ट है रिसर्चर डिवाइड्स द एंटायर पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप्स एंड रेंडमली सेलेक्ट द फाइनल सैंपल. तो ऐसा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में किया जाता है. तो डी मैच होगा हमारा 4 के साथ. सो करेक्ट मैचिंग बिल्कुल जी यहाँ पे ऑप्शन 2 दे रहा है हमें. सो क्लियर है सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग मेथड्स. अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं उसके बेसिस पे. Respondents of a recent sample survey provided names of friends they thought would likely users of a new product. These friends were contacted, completed a survey and asked to supply names of other likely users. Which method of sampling has been used in this survey? बहुत ही सिंपल है. जजमेंटल होगा, स्नोबॉल होगा, एक्सपर्ट होगा या फिर कोटा होगा. जल्दी बताइए. बिल्कुल जी, स्नोबॉल होगा. रेफरेंस की बात कहाँ पे की जाती है? स्नोबॉल में की जाती है. स्नोबॉल में ये होता है ना कि आप इनिशियली किसी पर्सन को कांटेक्ट करते हैं, फिर वो फर्दर आपको बताता है, रिक्रूट करता है अदर पार्टिसिपेंट्स को कि दीज कैन बी द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्डेंट्स ऑफ योर सर्वे, है ना. लाइकली यूजर्स हो सकते हैं या लाइकली रिस्पॉन्डेंट्स हो सकते हैं. तो ऐसा स्नोबॉल सैम्पलिंग में किया जाता है. चलिए जी, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आर करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट कोड. सो यहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट्स गिवन है और इन 5 स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है. मेरे साथ साथ स्टेटमेंट को रीड करते जाइए और बताइए कि क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है. सो स्टेटमेंट 1 में बोला है टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन ट्रू नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड बाय द टेस्ट. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ना जी. नेक्स्ट स्टेटमेंट, बीटा वैल्यू डिनोट्स द पावर ऑफ टेस्ट. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है बिकॉज 1 माइनस बीटा डिनोट्स द पावर ऑफ टेस्ट. स्टेटमेंट 3 है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन एफ टेस्ट इज अप्लाइड. अभी हमने टेस्ट की बात नहीं की है बट ये बहुत ही फेमस है कि गुडनेस ऑफ फिट जो है उसके लिए काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई किया जाता है. अगर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट करना है तो उसके लिए काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई किया जाता है. सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट नहीं है. स्टेटमेंट 4 में बात की गई है व्हेन नल हाइपोथेसिस इज, ये डायरेक्शनल है, ग्रेटर देन हमें गिवन है ना. टू टेल
टेस्ट इज अप्लाइड फॉर द टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, बिकॉज नॉन डायरेक्शनल जब होता है तो टू टेल टेस्ट अप्लाई करते हैं, जब डायरेक्शनल होता है, लेफ्ट साइन होता है या राइट साइन जब हमारे पास होता है तो वन टेल अप्लाई होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट फिफ्थ में बोले द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड स्टैटिस्टिक फॉर टू टेल टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 1.96। अभी हमने टेबल देखा, सो 1.96 वैल्यू होती है क्रिटिकल वैल्यू। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 5 यहाँ पर सिर्फ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस काई स्क्वायर टेस्ट इज एप्लीकेबल। आपको बताना है इनमें से कौन सी सिचुएशंस में काई स्क्वायर टेस्ट एप्लीकेबल होगा। टेस्टिंग होमोजेनिटी नंबर वन, यस अभी हमने काई स्क्वायर टेस्ट की सिचुएशंस पढ़ी, कहाँ का काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई होता है। सो एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जब फंक्शन करता है काई स्क्वायर टेस्ट, तो हमारे पास तीन तरीके से अप्लाई किया जाता है। आपको होमोजेनिटी टेस्ट करनी है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करना है, या इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर आपको देखना है। तो यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होता है। और काई स्क्वायर टेस्ट एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट भी फंक्शन करता है कब, जब आपको वेरिएंस कंपेयर करने हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टेस्टिंग द होमोजेनिटी, गुडनेस ऑफ फिट और इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट हमारा अप्लाई होगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड तक सेशन में बने रहने के लिए। और अगर आपको सेशन आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस देखने को मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से होती रहे। पहले भी आपको बता चुकी है कि एवी स्टडी क्लासेस आपको मल्टीपल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट का, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पीजीटी कॉमर्स के लिए। सो आप उन सभी कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, एंड आप हमारी ऐप पर भी इन सभी कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए जी, सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।